फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं आपका मैथमेटिक्स का पेपर अलजेब्रा का पेपर नंबर 1। इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे सभी क्वेश्चंस के। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो है पहला क्वेश्चन दिया है, विच वन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही आपको बताना है इन ऑप्शंस में से। तो जब हम इन ऑप्शंस को सॉल्व करेंगे तो इसमें बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए बी ऑप्शन क्यों करेक्ट होगा, इसको हम सॉल्व करके भी देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपका बी ऑप्शन करेक्ट क्यों होगा। क्लियर है। तो चलिए देखते हैं इसको सॉल्व करके। तो यहाँ पर देखिए गिवन क्या है आपको। यहाँ पर क्या गिवन है आपको, x इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 2 गिवन है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप जानते हैं किस फॉर्म में आएगा, एक्स स्क्वायर की फॉर्म में आएगा। तो इसको ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में आपका 5x इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो यहाँ से अब मैं इसके जीरो के इक्वेट करूँगा तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस, इधर से 2 को इधर ले आऊँगा तो इधर हो जाएगा माइनस इक्वल्स टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। बाकी कोई सी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी। आप जैसे ही इसको इधर ले जाएंगे तो ये आपका फ्रैक्शन में है, ठीक है ना। ये आपका इधर ले जाओगे तो ये फ्रैक्शन में है, और फ्रैक्शन की वजह से फिर से ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगा, ये क्यों बन जाएगा इसका। और इसमें भी किसी में भी जो है पार्ट आपका सही नहीं है, आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ऑप्शन सही हो गया। हमको चेक करना पड़ता है मैथमेटिक्स में। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखते हैं। फर्स्ट फोर टर्म ऑफ एपी आर डैश डैश डैश, हुज फर्स्ट टर्म दिया हुआ है। फर्स्ट टर्म आप टी मान लीजिए, टी1 मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका फर्स्ट टर्म जो होता है वो क्या होता है, तो हमारा फर्स्ट टर्म जो होता है वो टी मानते हैं, है ना। टी मान लें या ए मान लें। देखिए ए को भी फर्स्ट टर्म मानते हैं या टी को भी फर्स्ट टर्म मानते हैं। तो अगर हम चार टर्म की बात करें तो हम मानते हैं टी1, फिर दूसरा टी2, फिर तीसरा टी3 और चौथा टी4, ठीक है। अब हम इसको अगर निकालना चाहें तो आपको दिया क्या गया है, फर्स्ट टर्म इज -2। यहाँ पर आपको टी1 इक्वल्स टू -2 गिवन है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस जो है यहाँ पर दिया गया है -2, तो डी इक्वल्स टू -2। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है सिंपल सा, तो टी तो फर्स्ट टर्म हो गया, और टी प्लस डी जो है सेकंड टर्म हो गया, टी प्लस 2d ये थर्ड टर्म हो गया, और टी प्लस जो है आपका 3d, ठीक है, ये फोर्थ टर्म हो गया। चार ही टर्म बताने हैं। तो टी पहले क्या दिया हुआ है हमारे को, फर्स्ट टर्म टी मानते हैं तो टी दिया हुआ है -2, कॉमा में टी प्लस डी, तो टी कितना है -2, और प्लस में डी है, डी कितना दिया हुआ है, ये भी -2 दिया हुआ है, तो प्लस और -2 इसको हम ऐड कर देंगे। नेक्स्ट जो टर्म है इसमें फिर से टी प्लस 2d है, तो यहाँ पे टी दिया हुआ है -2, प्लस में 2 इंटू डी करना है, तो 2 इंटू डी कितना है -2, ठीक है। यहाँ पर जो है इसको मैं इरेज कर दूँ एक बार, जस्ट ए सेकेंड, इसको इरेज करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम करते हैं इसको सॉल्व। हाँ देखिए 2 ठीक है। और फिर जो ये आपका फोर्थ टर्म है ये हो जाएगा -2 प्लस 3 इंटू -2, ठीक है ना। डी की जगह -2 है, हमने यहाँ से वैल्यूज रखी है, टी की वैल्यू रखी है और डी की वैल्यू रखी है, जहाँ जहाँ टी है जहाँ जहाँ डी है। हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी, एक तो -2 हो गया, और ये -2 और ये -2 माइनस का 4 हो जाएगा। फिर कॉमा में ये देखिए -2 है, और ये 2 2 जब माइनस का 4 हो जाएगा, -4 और -2 कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। और ये वाला देखिए माइनस का 2 है, और 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -6 हो जाएगा, -6 और -2 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, -8। तो ये वाली श्रृंखला हमको कहाँ मिल रही है, तो ऑप्शन नंबर सी देखोगे तो इसमें आपको ये टर्म मिल रही है। तो यहाँ पर जो एपी के चारों टर्म होंगे वो होंगे -2, -4, -6, -8। हमारा यहाँ पे आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, मूव करते हैं। फॉर साइमल्टेनियस इक्वेशन इन वेरिएबल एक्स एंड वाई वेरिएबल की टर्म्स में डी एक्स इक्वल्स टू 49 दिया है, डी वाई इक्वल्स टू -63 दिया है, डी इक्वल्स टू 7 दिया है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई, वाई की वैल्यू पूछा है तो हम डी वाई वाला ले लेंगे। तो वाई की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डी वाला ले लेंगे, ठीक है। कौन सा, वाई वाला, तो डी वाई ले लेंगे। तो यहाँ पे डी वाई ओवर डी हो जाएगा। ये हमारे पास डी वाई कितना है, -63 अपॉन में डी कितना गिवन है, तो डी देखिए यहाँ पर डी आपको 7 गिवन है, तो यहाँ पे 7 कर दीजिए। तो हमारे पास डी वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी वाई की जो वैल्यू निकालेंगे ये हमारे पास डी वाई निकाल, ठीक है, सॉरी वाई निकाल रहे हैं ना, वैल्यू ऑफ वाई निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर जो है वैल्यू ऑफ वाई निकाल, तो ये हो जाएगा
9 7 63 हो जाता है, -9। ठीक है, तो हमारे पास इसका डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाए। लेकिन अगर ये एक्स पूछता, एक्स इक्वल्स टू क्या निकालते, तो हम डी वाई की जगह डी वाई रखते हैं वाई के लिए, और एक्स के लिए हम डी एक्स रखते हैं। यहाँ पे डी एक्स अपॉन में डी हो जाता है। ठीक है, अगर डी एक्स की वैल्यू पूछता तो एक्स कहाँ पर है, एक्स हमारे पास 49 गिवन है, तो हम क्या करेंगे 49 अपॉन में डी कितना गिवन है, 7 गिवन है, 7 कर देते और ये आ जाता हमारे पास में 7। तो अगर एक्स की वैल्यू पूछता तो हमारा ये वाला ऑप्शन सही होता, लेकिन हमसे पूछा क्या है, वाई पूछा, इसने देखो वैल्यू ऑफ वाई पूछा गया हमारे से। वैल्यू ऑफ वाई जो होगा वो अभी अभी हमने निकाला -9, तो हमारे पास डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट जो है इसका फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में क्या है, विच नंबर कैन नॉट रिप्रेजेंट ए प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी जो है आपका कौन सा नंबर रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। देखिए प्रोबेबिलिटी को हम पॉइंट की टर्म में हम लिख सकते हैं, लेकिन पॉइंट एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये 0.7 हमारी प्रोबेबिलिटी सही है। परसेंटेज के ऊपर लिख सकते हैं, बिल्कुल सही है। और हम फ्रैक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं, लेकिन फ्रैक्शन को जब सॉल्व करें तो ये भी 0 पॉइंट कुछ आए, 1 से मोर देन 1 नहीं आना चाहिए, 1 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो 1 से ज़्यादा कौन सी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर है, देखिए 1.5, ये 1.5 है, एक से ज़्यादा है, तो ये हमारी जो है ये प्रोबेबिलिटी को प्रेजेंट नहीं करती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शंस जो है प्रोबेबिलिटी को प्रेजेंट करते हैं, ये भी प्रेजेंट करता है, ये भी प्रेजेंट करता है और ये भी प्रेजेंट करता है, क्योंकि इन सबकी वैल्यू लेस देन 1 है। तो हमेशा जो है याद रखना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट लाइज बिटवीन 0 to 1। ठीक है, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी है 0 to 1 के बीच में ही आएगी, उससे वो ज़्यादा नहीं आएगी। अब आप देखोगे तो ये 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, ये 0 से 1 के बीच में परसेंटेज लाई कर रहा है, और ये भी आपका 0 से 1 के बीच में ही लाई कर रहा है। ठीक है ना, ये आपका 0 से 1 से ज़्यादा हो रहा है, 1.5 हो जा रहा है, तो ये आपका प्रोबेबिलिटी नहीं है। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर जो है आपको सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, टू ड्रॉ ए ग्राफ 4x + 5y = 19, फाइंड y एंड व्हेन x = 1 दिया हुआ, x = 1 दिया है, वो इक्वेशन हमारे पास दी गई 4x प्लस में 5y = 19। इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को पुट करते हैं। x की वैल्यू को अगर हम पुट करते हैं तो यहाँ पर जहाँ पर x है वहाँ पर लिखा हमने 1। ठीक है, और जहाँ पर y है उसको छोड़ दिया एज इट इज़, और इसको हमने इक्वेशन में x की वैल्यू को 1 रखा। तो हमारे पास क्या है, हमें क्या वैल्यू निकालनी है, देखो यहाँ पर फाइंड y निकालनी है जब x की वैल्यू 1 रखते हैं इस इक्वेशन में। तो इस इक्वेशन में जैसे हमने x की वैल्यू को 1 रखा, इस x की जगह 1 रखा, तो हमारे पास 5y = 19 - 4 आ जाएगा, क्योंकि आपका 5y का 5y रहेगा, 19 का 19 है, और यहाँ पर 4 × 1 कितना हो जाएगा 4, इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा y = और 19 - 4 जो है 15 हो जाएगा, और y रखेंगे, y छोड़ेंगे यहाँ पे तो 5 इसके मल्टीप्लाई में, तो इधर जाके = साइन के दूसरी तरफ जाने पे वो डिवाइड हो जाएगा, तो आएगा 15/5, और इसको हम काट देंगे तो ये हमारे पास से कट जाएगा 3 बार में, तो हमारे पास y = 3 आ जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन वेदर 2 इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दे रखी है 2m² - 5m = 0, इसमें हमें बताना है कि डिटरमाइन जो 2 है ये रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, m की जगह जो है 2 को पुट कर देंगे इस इक्वेशन में पूरे में। तो इस इक्वेशन में जैसे ही पुट करते हैं तो ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है, इसमें हम m की जगह 2 रखते हैं, तो 2 का 2 है, फिर m क्या है, m का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर हो गया, फिर आपका -5 है, -5 लिखा, फिर इनटू में m है, m की जगह क्या रखना है, 2 रखना है, तो फिर से हमने 2 रखा, इसको सॉल्व किया तो आपके यहाँ कितना आ जाएगा, 2 × 2 = 4 और 2 × 8। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 8, यहाँ पे हमने सॉल्व किया हुआ है, ये आ गया आपके पास 2 × 4 माइनस में 5 × 2, इसको हम जब करेंगे तो 2 × 4 कितना हो जाएगा 8, और 5 × 2 कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ से जब इसको माइनस करेंगे तो ये आ रहा है -2। ये बोला है कि ये इक्वेशन जो है 0 के इक्वल होनी चाहिए, लेकिन ये तो 0 के इक्वल नहीं आ रही है, तो हम कह सकते हैं 2 इज नॉट रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2m² - 5m = 0। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है, राइट सेकंड एंड थर्ड टर्म ऑफ AP whose first term is 6 एंड कॉमन डिफरेंस इज -3। तो आपको दिया क्या गया है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म यानी T1 = 6 गिवन है, और D जो है वो -3 गिवन है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। हमारे को पता है, मैंने अभी अभी आपको बताया था स्टार्टिंग में ही, कि अब जब हमारे को टर्म दी गई है और आगे की टर्म्स पूछी गई हैं तो हमारे को कोई इशू नहीं होता, हम सीधा सीधा आपका जो फर्स्ट टर्म है T1 वो रहता है, उसके बाद में T1 प्लस में D कर देते हैं, फिर आपका T1 प्लस में 2D हो जाता है, फिर आपका T1 प्लस में 3D हो जाता है, इसी तरह से T1 प्लस में 4D हो जाता है, इसी तरह से T1 प्लस में
5d हो जाता है, तो आगे सो ऑन चलता रहेगा। तो t1 आपका गिवन है 6, तो हमको t2 निकालना है, तो t2 हो जाएगा t1 प्लस में d। तो यहाँ रहा देखो t2 इक्वल्स टू t1 प्लस में d। तो t1 की वैल्यू 6 है, 6 रखा, d की जगह -3 है, -3 रखा, तो हमारे पास t2 आ गया 3। अब t3 की जगह अगर हमें निकालना है तो t3 क्या हो जाएगा, t3 होता है t1 प्लस में 2d। चाहे तो आप लिखें t3 इक्वल्स टू t2 प्लस में d भी होता है। तो t2 कितना आया था हमारे पास, 3 आया था, तो इस 3 को रखा, और d हमारे पास -3 है, तो -3 रखेंगे तो t3 हमारे पास 0 हो जाएगा। अगर आप इसको भी रखते तो भी इतना ही आएगा। देखो t1 हमारे को कितना गिवन है, t1 गिवन है हमारे को 6, प्लस में d रखना है, तो प्लस में माइनस का 3 आ जाएगा, ठीक है ना। इसको रखेंगे तो ये माइनस का 3 आ गया, सॉरी ये तो आपका सेकंड टर्म है ना, हमें थर्ड टर्म निकालना है। थर्ड टर्म ये रहा, थर्ड टर्म में हमारे पास t1 कितना गिवन है 6, प्लस में आपको 2d है, तो 2 इंटू डी कितना है -3, तो यहाँ पे -3 रखा, ठीक है, और ये हो जाएगा 6 प्लस में माइनस का 6, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 0। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई गई t3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर हमने निकाल लिया t2 और t3, ठीक है। t2 कितना आया, ये आ गया हमारे पास 3, और t3 कितना आया हमारे पास 0। तो इस तरह से हमें इसके निकालने थे। इसमें देखो पूछा क्या है, सेकंड और थर्ड टर्म आपसे पूछा गया है, बस इसी को निकालना था। इजी होता है, आपकी मर्जी, आप इस फॉर्मूले से निकालें या फिर इस फॉर्मूले से आप t2 निकालें, फिर t3 निकालें, t2 में आप d जोड़ेंगे तो t3 निकल जाएगा, t3 में फिर d जोड़ेंगे तो t4 निकल जाएगा, और t4 में फिर d जोड़ेंगे तो t5 निकल जाएगा। ये भी तरीका है, ये भी तरीका है, आपको जो यूज़ करना है आप यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, राइट सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस जो है आपको लिखना है इसका। तो देखिए आप एक कॉइन यहाँ पर मान लीजिए, कॉइन नंबर 1 जो है ये है, कॉइन नंबर 2 जो ये है, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या, जब दोनों कॉइन को एक साथ उछालते हैं तो मेरे पास इसमें भी हेड आ सकता है, इसमें भी हेड आ सकता है। इसके बाद में हम दोनों कॉइन्स को दोबारा उठाते हैं, उछालते हैं, तो इस पे मान लीजिए अगर हेड आता है तो इस पे आएगा टेल। अगर फिर हम कॉइन को उछालते हैं तो इस पे अगर टेल आता है तो इस पे आ जाएगा हेड। और फिर हम कॉइन को उठाते हैं तो दोनों पे आ सकता है टेल, इस पे भी आ सकता है टेल, यानी कि 4 प्रोबेबिलिटी बनेगी। एक बार हेड हेड आएगा, एक बार हेड और टेल आएगा। यहाँ पे देखिए हेड हेड है पहले केस में, फिर दूसरे केस में हेड एंड टेल है, तीसरे केस में टेल एंड हेड आ सकता है, और चौथे केस में टेल टेल आ सकता है, ठीक है। ये आप आगे पीछे कर सकते हैं। इस पे अगर हेड आएगा तो इस पे टेल आएगा, इस पे टेल आएगा तो इस पे हेड आएगा। हमारे पास टोटल कितने केसेस बन रहे हैं, दोनों कॉइन्स को उछालने पे हमें कितनी प्रायिकता मिल रही है, कितनी प्रोबेबिलिटी आ रही है सैंपल स्पेस की। हमारे पास हेड हेड आ रहा है, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, यानी कि टोटल सैंपल स्पेस कितना आ रहा है 1 2 3 4। हमारे पास सैंपल स्पेस की वैल्यू कितनी आ गई 4, बस इतना ही लिखना था। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट, कंप्लीट द एक्टिविटीज। कंप्लीट द एक्टिविटी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे देखिए इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमें पता ही है, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करने के बाद में इस वाले को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए बॉक्सेस दिए गए हैं, बस बॉक्सेस में आपको फिलअप करना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे दिया है 2√3, तो यहाँ पे 2√3 इसके साथ मल्टीप्लाई करना है हमारे को 3√3, ठीक है। और यहाँ पे माइनस आ गया, माइनस में 9 इंटू 2 आ जाएगा, तो 2 यहाँ पे लिख देंगे। अब आप इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 2, इधर से 2 बाहर है, ये 2 ले लिया, इधर से 3 बाहर है, इसको 3 को इधर लिख लिया, और फिर इंटू में इसके अंडर रूट है, इसके इंटू में भी अंडर रूट है, ठीक है। और यहाँ पे माइनस का 19 18 है, ठीक है। ये देखिए 2 2 2 3 से 6 आ गया, और रूट से रूट मल्टीप्लाई होता है तो हट जाता है, तो यहाँ से 3 का रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, तो ये भी आ जाएगा 18, ठीक है। 18 और -18 है, तो 18 - 18 क्या हो जाएगा 0। यही मैंने यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया है, आप देख सकते हैं, ये इसका सॉल्यूशन। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें देखिए, अभी एक्टिविटी दिया गया है, एपी दिया गया है 7 13 19 और 25। इसमें फर्स्ट टर्म आपको अच्छी तरह से दिख रहा है कि 7 है, और आपको फाइंड आउट क्या करना है, द कंप्लीट द एक्टिविटी टू फाइंड 19 टर्म। 19वां टर्म आपको जो है एपी का फाइंड आउट करना है, तो T19 आपको फाइंड आउट करना है। तो T19 यानी कि Tn की फॉर्मूला हमें यूज़ कर लेना है यहाँ पे। तो फॉर्मूले में जो Tn की जब हम वैल्यू फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो यहाँ पे क्या आता है, ब्रैकेट में n-1 आता है, पता ही है आपको, n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला आ गया, फॉर्मूला लिखना था हमें। अब T19 n की जगह क्या रख रहे हैं, ये n, Tn की जगह क्या है 19, तो यहाँ पे n की जगह है 19, a की जगह हमारे पास A7 है, तो A7 रख दिया, और n की जगह 19, क्योंकि n हम 19 ले रहे हैं, 19 वैल्यू निकालनी है। और d आपके पास में कितना गिवन है, कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए। यहाँ पे आप d इक्वल्स टू निकालेंगे तो सीधा हो जाएगा पहले सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 13 - 7
ये आ जाएगा आपका 6, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में 6, ठीक है ना। अब 6 आ गया। अब ये 19 -1 कितना हो जाएगा 18, ठीक है। और यहाँ पर इनटू में कितना है इसका 6 है, तो 6 को 18 से मल्टीप्लाई करिए, टोटल वैल्यू लिख देते हैं, तो टोटल वैल्यू आ जाएगी 108, 108 आ जाएगी। तो इसको मैं 0 कर देता हूँ, यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, ठीक है। फिर टोटल को सॉल्व करके, इस टोटल को सॉल्व करके यहाँ पे 108 आ जाएगा। और फिर जो है 7 प्लस कर दोगे तो 108 + 7 हो जाएगा 115। तो यही हमारा आंसर आना था, यही हमारी एक्टिविटी कंप्लीट करनी थी। यहाँ पर देखिए मैंने इसको एक्टिविटी को कंप्लीट कर रखा है। यहाँ पर जो है फर्स्ट टर्म जो है 7 है, T19 है, आपको फाइंड आउट करना है। डी जो है आप आराम से निकाल सकते हैं, डी जो है आपका क्या हो जाएगा 13 - 7 या 19 - 13 या 25 - 19, आपकी मर्जी है। लास्ट वाले में से उससे जस्ट फर्स्ट वाले को माइनस करते हैं, जो भी आपका पीछे वाले लोग हैं जस्ट उससे आगे वाले को माइनस करना है, डी निकालने के लिए। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट टर्म में। नेक्स्ट टर्म में फिर से आपको प्रोबेबिलिटी वाला टर्म्स दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए 1 डाइस अगर रोल करते हैं तो फाइंड प्रोबेबिलिटी करनी है इवेंट टू गेट प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो आपके क्या होंगे 2 से डिविजिबल होंगे या नहीं होंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा नहीं। जो प्राइम नंबर वो होते हैं जो खुद से डिविजिबल होते हैं, ठीक है, सेल्फ नंबर से ही उसी से डिवाइड होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो ये बता रहा है कि अपर फेस में प्राइम नंबर आने की आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है एक इवेंट की। एक्टिविटी दी गई है, वन साइड इज डाई रोल्ड, एस इज ए सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस में कितने आ जाएंगे, तो हम जब एक डाई को रोल करते हैं तो हमारे को उस डाइस पे 1 मिल सकता है, 2 मिल सकता है, 3 मिल सकता है, 4 मिल सकता है, 5 मिल सकता है और 6 मिल सकता है। 6 ही नंबर होते हैं, तो हमारे पास सैंपल स्पेस में 1 to 6 नंबर आ जाएंगे, यानी कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल्स टू 6 आ जाएगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 नंबर आएंगे। यहाँ पे हमको सारे नंबर लिखने हैं। अब यहाँ पर हमारे को क्या फाइंड आउट करना है, इवेंट ए गेटिंग ए प्राइम नंबर ऑन द अपर फेस। तो अपर फेस पर प्राइम नंबर कितने आ सकते हैं, तो प्राइम नंबर देखिए, प्राइम नंबर एक आपका 2 है, उसके अलावा 3 है और उसके अलावा 5 है। यही प्राइम नंबर है जो खुद से डिवाइड हो सकते हैं। 1 को प्राइम नंबर में काउंट नहीं किया जाता, तो 1 को भूल जाना। 1 जो है आपका न्यूट्रल होता है, तो 1 को छोड़ दो। 1 के अलावा जो भी आपके वैसे नंबर जो खुद से डिवाइड होंगे, तो 2 तो खुद से डिवाइड होता है, 3 भी खुद से डिवाइड होता है, 4 2 से डिवाइड हो जाएगा। खुद से डिवाइड होने के अलावा 4 जो है वो आपके 2 से भी डिवाइड होता है, तो 4 नहीं ले सकते। प्राइम नंबर वही संख्या लेंगे जो खुद से ही डिवाइड होती है, उसके अलावा किसी से डिवाइड नहीं होती है। तो ये 5 जो है ये 5 से ही डिवाइड होगी। 1 से तो डिवाइड सारे होते हैं, तो 1 को हम कॉमन न्यूट्रल मान रहे हैं, तो 1 को छोड़ दीजिए। तो 2 3 5 जो है 3 नंबर आ गए। तो हमारे पास अपर फेस में क्या क्या नंबर मिल सकते हैं, 2 3 और 5, यानी कि टोटल जो नंबर ऑफ इवेंट ऑफ सैंपल स्पेस ए का कितना निकलेगा, 3 नंबर मिलेंगे, 2 3 5। तो 3 नंबर्स हो गए इवेंट ए के। प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो एन ए अपॉन में एन एस हो जाएगा, ठीक है, ये फॉर्मूला यूज होता है। तो हमारे पास एन ए अपॉन एस, तो ए कितना है 3 है और एस कितना है 6 है। ऊपर देखोगे 6 है एस और एन है 3, तो यहाँ पर हम 3 अपॉन में 6 कर देंगे, काट देंगे इसको, तो 1 अपॉन में 2 आ जाएगा। यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1/2, ठीक है। तो यही हमारा आंसर था। अब आप इसको चेक करना चाहें तो चलिए मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ इसका जो पूरा सोल्यूशन मैंने किया है। तो यहाँ पर जो है डाई रोल करेंगे, सैंपल स्पेस जो मिलेगा 6 तक की संख्याएं मिलेंगी, टोटल नंबर 6 आ जाएंगे। प्राइम नंबर गेटिंग करेंगे तो प्राइम नंबर में आपको 2 मिलेगा, 3 मिलेगा और 5 मिलेगा। तो 2 3 5 जो प्राइम नंबर हो जाएंगे। नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हो गए, 3 हो गए टोटल ए के इवेंट्स। और जो है प्रोबेबिलिटी निकालेंगे नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन में नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। तो यहाँ पर टोटल आ जाएगा, फॉर्मूला होता है, और यहाँ पर फॉर्मूले में रखेंगे 3 अपॉन में 6, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। यहाँ पे क्या रखेंगे 3 अपॉन में 6, क्योंकि एन ए की जगह क्या है 3 और एस की जगह क्या है 6, तो एस की जगह 6 और ए की जगह 3 रखा, तो ये हमारे पास ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसको देखते हैं। टू सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन बाई कार्मेर्स रूल्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ dx एंड dy। अभी अभी मैंने बताया था dx ओवर dy का वैल्यू कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम इन दोनों इक्वेशंस को लिख लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 लिख लिया। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले d फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमारे को dx और dy निकालना है। तो dx देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हमें वैल्यूज निकालनी है dx की और dy की। dx और dy की वैल्यू तभी निकलेंगी जब हमारे पास d की वैल्यू। तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हम इस इक्वेशन में ऊपर वाली इक्वेशन को ऐसे लिख देंगे। तो यहाँ पे 3 एंड 5 है, तो 3 एंड 5 लिखा हमने, 3 और 5, ठीक है। डी की वैल्यू निकाल रहे हैं, और यहाँ पे लिखेंगे हमारे पास x की वैल्यू कितनी है 1 है, x के आगे कुछ नहीं है तो 1 है, और y के साथ कितना है 5 है। तो ये हमारे पास डी की वैल्यू निकालेंगे। तो हमारे पास इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 3 × 5 आ जाएगा। माइनस करना है इस वाले को क्रॉस करके,
तो यहाँ पर -5 × 1 आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10, यानी कि डी की वैल्यू जो आ गई 10। अब डी एक्स निकालना है। अभी डी एक्स में क्या करना है, देखिए ये जो हमने वैल्यू अभी अभी लिखी थी ऊपर, तो इस वैल्यू में क्या करना है हमारे को, जो एक्स की वैल्यू है इसको हटा देना है। एक्स की वैल्यू कौन सी है, एक्स की वैल्यू 3 है और एक्स की वैल्यू 1 है, तो 3 और 1 हटा देंगे, क्योंकि डी एक्स निकाल रहे हैं तो डी एक्स की जगह ये वाली वैल्यू को हटा देंगे। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, ये वाली वैल्यू रखेंगे, ठीक है। 26 एंड 22, तो यहाँ पर रखा हमने 26 और 22, और ये वाली वैल्यू एज इट इज आ जाएंगी। वाई को हमें नहीं छेड़ना है क्योंकि एक्स की वैल्यू की बात कर रहे हैं। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पे आपका ये क्रॉस हो जाएगा 26 × 5 एक बार, फिर माइनस करेंगे 22 × 5 या 5 × 22, ये रहा। माइनस करोगे तो इनको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 20। पहला आपका डी एक्स वैल्यू आ गई 20। अब डी वाई निकालेंगे तो डी वाई में क्या करेंगे, हम इस वैल्यू को एक्स वाली को तो एज इट इज उतार लेंगे, क्योंकि हमें वाई की वैल्यू चेंज करनी है। तो वाई की जगह क्या रखेंगे, फिर से वापस इसको हम वाई की जगह, पहले एक्स का निकालना था तो एक्स की जगह रखा था, अब वाई का निकालना है तो वाई की जगह ये 26 और 22 रख देंगे, 26 एंड 22। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 × 22, और फिर माइनस करेंगे 26 × 1 यानी 26 × 1, तो ये हो जाएगा हमारा 66 - 26 = 40। तो डी वाई ओवर डी एक्स, डी वाई एंड डी एक्स की जो वैल्यूज आएंगी वो 20 एंड 40 आएंगी। इस तरह से आसानी से हम निकाल सकते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ए बॉक्स कंटेन्स 5, 8 एंड 3 बॉल्स, 3 पेन्स है, और इसमें से 5 जो है रेड है, 8 जो है ब्लू है, और 3 जो है आपकी ग्रीन है। और ऋतुजा वांट्स टू पिक एन ए पेन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन इज ब्लू। ब्लू का प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो सबसे पहले हम जो है सैंपल स्पेस में टोटल नंबर ऑफ पेन निकाल लेते हैं। तो 5, 8 और 3, तो टोटल जो है एस, यानी कि देयर आर 5 पेन रेड पेन्स, 8 ब्लू पेन्स एंड 3 ग्रीन पेन्स इन सैंपल स्पेस। टोटल नंबर ऑफ पेन इन द बॉक्स हो जाएगा, तो यहाँ पर एन एस निकालेंगे, 5 + 8 + 3, और जो है सैंपल स्पेस निकलेगा वो 16 निकल गया, ठीक है। हमसे ये क्या बोल रहा है कि अगर हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है गेटिंग ए ब्लू पेन, तो ब्लू पेन के लिए हमें पता है कि नंबर ऑफ ब्लू पेन कितना है, तो नंबर ऑफ ब्लू पेन है 8, ठीक है। और हमारे पास सैंपल स्पेस कितना है 16, यानी कि हमारे पास एन ए इवेंट ऑफ ए हमारे पास 8 आ गया, और सैंपल स्पेस हमारे पास 16 है, ये 8/16 कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालेंगे, एन ए अपॉन में एन एस, ये फॉर्मूला यूज होता है हमारा। और एन ए की जगह क्या है, एन ए की जगह हमारे पास ब्लू पेन का निकालना है, तो 8 ब्लू पेन है, तो 8 अपॉन में सैंपल स्पेस टोटल कितना है 16 है, तो अपॉन में 16 करेंगे, और 8/16 आप काट सकते हैं, 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 16, तो 1/2, तो प्रोबेबिलिटी गेटिंग और पिक ए पेन ब्लू इज 1/2, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ फाइंड द सम ऑफ एन इवन नेचुरल नंबर। एन इवन नेचुरल नंबर का जो सम होगा वो कैसे होगा, तो हम इवन नेचुरल कैसे लिख सकते हैं, 2, 4, 6, 8, इस तरह से आप 10, 12 इस तरह से जाके 2n पे खत्म होगा, क्योंकि इवन है, जो भी आपका नंबर है वो 2 से मल्टीप्लाई करोगे इवन हो जाएगा, तो इन n × 2 या 2n लिख सकते हैं। अब इसके बाद आ जाइए हमारे पास इस, अगर हम ये जो एपी देखें तो इस एपी को देखने से हमें क्या मिल रहा है कि T1 जो है यहाँ पर फर्स्ट टर्म जो ए बोल सकते हैं, T1 बोल सकते हैं, वो हमें मिल रहा है 2, और लास्ट टर्म क्या मिल रहा है 2n मिल रहा है, तो Tn जो है लास्ट टर्म मिल गया हमारे पास 2n, ठीक है। हमें सम निकालना है, क्या बोल रहा है यहाँ पे फाइंड द सम। सम का फॉर्मूला यूज करेंगे, Sn = होता है n/2 T1 + में Tn। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है जब Tn गिवन हो और A1 गिवन हो, यानी कि आपको अगर फर्स्ट टर्म गिवन है और लास्ट टर्म गिवन है तो आप आसानी से जो है Sn इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो Sn = होता है n/2 T1 + में Tn। T1 आपको दिया हुआ है 2 और Tn आपको दिया है 2n, इनकी जगह रखिए वैल्यू, T1 की जगह 2 रखा और Tn की जगह 2n रखा, हमारे पास जो वैल्यूज हैं उन्हीं को रखा। अब हम इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, तो देखिए ये जो दोनों वैल्यूज हैं इसमें से हम 2 को कॉमन ले लेंगे, तो 2 आ जाएगा बाहर, यहाँ बच जाएगा 1 + में n, तो यहाँ पे हमने 1 + में n बचाया, 2 को बाहर ले लिया, यहाँ से 2 को बाहर ले लिया, तो 2 को बाहर लिया तो 2 आ गया, अंदर क्या बचेगा 2 की जगह 1 बचा, और यहाँ पर 2 यहाँ से बाहर निकला तो n बचा, ठीक है। तो 2 × 1 + में n हो गया। अब हमारा क्या है 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा n × 1 + में n, जो कि हमारा सम आ जाएगा ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो द सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स इज n × 1 + में n, जो है हमारा आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे जो है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड यानी कि इसको फैक्टर करने हैं, तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो है x² + में x - 20। हमारे को क्या करना है कि जो बाहर जो x² वाली टर्म है और जो कांस्टेंट टर्म है इसको मल्टीप्लाई करना है। तो x² के साथ में क्या है 1 है, ठीक है, 1 है, आपको दिखाई नहीं दे रहा तो इसका मतलब 1 है, कुछ नहीं है तो 1 होता है।
तो 1 × 20 करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 1 × 20 करोगे तो -20 आ रहा है, ठीक है, ये रहा -20। अब इस -20 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, तो देखिए इस -20 के फैक्टर हो सकते हैं 2, ठीक है 2, और इसके अलावा हो सकता है -10। तो 2 × -10 बराबर -20 आ जाएगा। और क्या हो सकता है आपका, 3 में नहीं आएगा, 4 में आता है, 5 में आता है, तो 4 और 5 दोनों लिख रखे हैं यहाँ पर। दूसरा हम लिख सकते हैं -20 कैसे आ सकता है, 5 × -4 करें तो भी आपका -20 आता है। अब हमें क्या करना है कि बीच में जो है आपको क्या लाना है, x लाना है, यानी कि 1 लाना है। तो अगर मैं इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करूं तो देखो -20 आ रहा है, ठीक है, तो 20 तो हमारे पास आ ही गया। उसके अलावा इनको ब्रेक अगर मैं कर रहा हूँ 5x और -4 में, 5x -4 में अगर इस तरह से ब्रेक करता हूँ तो मुझे वापस से x मिल जाता है, ठीक है, 5x -4x बराबर x होगा। इसी को हमें ब्रेक करके इस तरह से लिखना होता है, तो हमने इस तरह से लिखा। अब हमारे पास क्या करना है कि इसमें से x² प्लस x और ये वाला जो दोनों में से कॉमन लेंगे। तो सबसे पहले x² और 5x में से लेते हैं, तो यहाँ पे x कॉमन लिया तो x + 5 बचा ब्रैकेट में, और इधर जो है हम कॉमन ले लेंगे -4 अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे ब्रैकेट में x + 5 बचेगा, यहाँ पे बचेगा x, और ये माइनस का है, माइनस यहाँ पे माइनस अगर रखेंगे तो ब्रैकेट खुलते ही प्लस हो जाएगा, जबकि हमारे पास -20 आना चाहिए। तो -4 से प्लस का 5 इंटू करेंगे तो ही -20 आएगा, तो ये +4 + 5 आ जाएगा। अब ब्रैकेट के अंदर दोनों जगह पे सेम होना चाहिए, नहीं तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो अगर हमारा ब्रैकेट वाला वैल्यू अगर सेम आ गया तो हमारा समझ लो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सही सॉल्व हो रहा है फैक्टराइजेशन मेथड से। तो दोनों तरफ ब्रैकेट में देखिए x + 5 है, इधर भी x + 5 है, तो इसमें से एक कॉमन लिख लेंगे हम x + 5, दोनों में से कोई एक ले लेंगे, और जो बचा हुआ x और -4 उसको एक जगह कर देंगे। अब क्या करेंगे, हम एक को पहले 0 के इक्वेट करेंगे, तो x -4 को 0 लिया तो हमारे पास x = 4 आया, और दूसरी बार हम x + 5 को 0 लेंगे तो x = -5 आएगा, यानी रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन इज आ जाएगा 4 एंड -5। तो इस तरह से हमारा आंसर इसका निकल जाएगा। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x + y एंड x - y। आपको इक्वेशन दे रखी है एक ये और एक ये, आपको प्लस x + y निकालनी है और x - y निकालनी है। दोनों इक्वेशंस को मैं नीचे लिख लेता हूँ। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो है 172 वाला लिखा, और 252 वाला इक्वेशन नंबर 2 लिखा। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड में से। तो फर्स्ट वाले को जो है सेकंड में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सेकंड वाला पहले लिख लेंगे और इसके नीचे लिख लेंगे फर्स्ट वाला। इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, दोनों नीचे वाला प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर भी ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। सारे साइन चेंज कर दिए, इसको माइनस करेंगे 252 में से 172 तो 80 आ जाएगा, और यहाँ पर जो है 49y में से 57 माइनस करेंगे तो 8y आ जाएगा, और यहाँ पर जो साइन है वो कैसा आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा, क्योंकि हम किस में से निकाल रहे हैं, +57 में से 49 को हमने माइनस किया, तो प्लस वाली ज़्यादा है तो इसीलिए प्लस का साइन आएगा। और इधर भी आपका प्लस का जो है 57 है, और उसमें से हम माइनस कर रहे हैं 49, तो यहाँ पर भी आ रहा है 8x। अब हम इसमें देख रहे हैं कि सारे ये 8 से डिवाइड हो सकता है, 8 से डिवाइड करेंगे तो x + y = 10 आ जाएगा। तो हमें पहले x + y निकालना था, x + y हमने निकाल दिया। अब x - y निकालने के लिए क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया था, x + y प्लस निकालने के लिए सब्ट्रैक्ट किया है, अब हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, सॉरी सब्ट्रैक्ट किया है, अब ऐड कर देंगे आपका x - y निकालने के लिए। अब दोनों इक्वेशन जो फर्स्ट और सेकंड है उनको फिर से लिखा, और दोनों को ऐड करेंगे। ऐड में कोई भी जो है साइन चेंज नहीं होता है, जो है वैसे ही ऐड करिए। तो यहाँ पर इसको ऐड किया तो ये आ जाएगा 424, और ये माइनस माइनस को ऐड किया तो ये आ जाएगा 106y, और इन दोनों का ऐड किया तो आ जाएगा 106x। अब ये देखिए इनमें सभी में फिर ये कॉमन हो रहा है 106। 106 से अगर हम डिवाइड करते हैं पूरी इक्वेशन को, यहाँ पे भी 106 से डिवाइड करिए, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, जब इनको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा x - y = 4। तो हमारे पास x - y की वैल्यू आ गई और x + y की वैल्यू आ गई। तो यही हमें निकालना था, बस इतना ही हमारा आंसर हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन जो है, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, और इसको फिर रीराइट करना है। तो सबसे पहले देखिए, one of the root of equation kx² - 10x + 3 = 0 is 3. Complete the following activity to find the value of x, find the value of k। तो k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ पर जो है एक्टिविटीज को कंप्लीट करना है। तो बहुत आसान सी एक्टिविटी है, इसको भी हम कभी भी कंप्लीट कर सकते हैं। आपको अभी मैंने 2-3 एक्टिविटीज करके दिखाई थी, तो उनसे आप शुरू करेंगे तो जो मैंने वहाँ सिखाया था वहाँ पे आप यहाँ पे भी सीख सकते हैं। अभी हमको क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि यहाँ पर जो है kx² - 10x + 3 = 0 is 3। तो 1 रूट दिया गया है, तो पुटिंग रूट को हम ले लेंगे तो x = 3 इन द अबव इक्वेशन। अब यहाँ पर हम जब x की जगह 3 पुट कर रहे हैं तो यहाँ पर जो हमारे पास क्या आ जाएगा,
यहाँ पर के एक्स है तो एक्स की जगह फिर से 3 आ गया, इंटू 10 इंटू फिर से हमारे पास एक्स है, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई, ठीक है, रख दिया। अब हमने जब इसको सॉल्व किया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब देखिए -10 इंटू 3 कितना हो गया, -30 आ गया, प्लस का 3 है और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 3 3 जा 9 इंटू के, तो 9 के हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद में क्या है, 9 के इक्वल्स टू निकालना है हमें, तो यहाँ पर देखिए इन दोनों को उधर ले जाएंगे, अगर उस साइड ले जाते हैं तो ये माइनस का 30 जो है इधर आने के बाद में इधर क्या हो जाएगा, प्लस का 30 हो जाएगा, और ये माइनस का जो 3 है, प्लस का जो 3 है ये माइनस का 3 हो जाएगा। चाहे तो आप यहाँ पे भी माइनस कर सकते हैं डायरेक्ट, अगर मैं करूँ तो यहाँ पे 9 के यहाँ पे माइनस का 27 हो जाएगा, तो मैं इस 27 को जो है उधर ले जाऊंगा, 9 के को यहीं छोड़ दूँ तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का 27, ठीक है, माइनस का 27 आ जाएगा ना यहाँ पे, सॉरी माइनस का नहीं आएगा क्योंकि इधर माइनस का है, इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो ये 27 आ गया, ठीक है, प्लस का 27 आ गया। अब 9 के है ये, और के की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 9 को उधर ले जाएंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 27 अपॉन में 9 कर देंगे। अब यहाँ पे हम इसको डिवाइड करते हैं तो आपका 3 टाइम्स में कट जाएगा, यानी के की वैल्यू जो है हमारे पास कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 3, तो यही हमारा है यहाँ पर 3 कर देंगे, तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। बस कुछ नहीं करना है आपको, सीधा डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं जो जो बॉक्सेस में दिए गए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये वाला जो देखिए मैंने इसका सॉल्यूशन पूरा कंप्लीट करवा रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें है, ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए पैक ऑफ वेल सफल्ड 52 प्लेइंग कार्ड्स और कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड ड्रॉन इज। तो सबसे पहले इसमें क्या है कि 52 पत्तों का, ताश के पत्तों का जो है गड्डी है उसको अच्छी तरह से सफल किया जाता है, यानी पीसा जाता है, और उसमें से जो है आपको ड्रॉ करते हैं। तो ड्रॉ इवेंट में क्या होता है, पहला इवेंट बोल रहा है कि ड्रॉ कार्ड ड्रॉन इज एस, एक इक्का है, ठीक है, और इवेंट बी में कह रहा है द कार्ड ड्रॉन इज स्प्रेड, एक चिड़िया है, तो चिड़ी तो आप जानते हो इस तरह से बनता है ये, ठीक है ना, आपने पत्ते तो देखे होंगे, तो इस तरह का एक। अब आपको बताना है, तो हमें पता है कि इक्के जो होते हैं वो 4 होते हैं एक ताश के पत्ते में, और जो चिड़िया होती हैं या चाहे जिस रंग के पत्ते होते हैं वो 13 होते हैं, ठीक है, तो 13 होते हैं। तो बी जो है हमारे पास 13 है, और ए इवेंट में हमारे पास 4 पत्ते हैं। सैंपल स्पेस हमें गिवन है कि वो 52 पत्ते हैं टोटल, 52 जो है सैंपल स्पेस निकल गया। इवेंट ए की बात करें तो इवेंट ए में जो है आपके पास कितना आ जाएगा, इवेंट ए में आ जाएगा 4, सही है, क्योंकि 4 पत्ते ही हैं एस के, ठीक है। और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर्मूला यूज करना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर्मूला हमारा यूज क्या होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा एन ए अपॉन में एन एस, यही होता है फॉर्मूला। इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट पार्ट है उसको देख लेते हैं। यहाँ पर जो हो जाएगा आपका एन ए कितना है, तो ए अभी अभी हमने देखा 4 है, और एन एस अभी अभी हमने ऊपर देखा था एस कितना गिवन है 52, तो यहाँ पे देखो 52 ऑलरेडी गिवन है। तो हम इसको डिवाइड अगर कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 52 को इससे डिवाइड करेंगे तो ये 1/13 आ जाएगा, फिर 4 से डिवाइड करिए तो ऑटोमेटिकली 1/13 आ जाएगा। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकल गई। इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी निकालें तो अभी अभी मैंने बताया स्पेड निकालना है, स्पेड जो है टोटल कितने पत्ते होते हैं 13, यहाँ पर बी अपॉन में एस ऑलरेडी है, तो बी की वैल्यू कितनी है 13, एस हमारे पास 52, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 13 अपॉन में 52, ठीक है। तो 13 कम 13, 13 चौक 52, 13 1 जा 13, 13 4 जा 52, तो 1/4 आ गया, तो यानी कि यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इवेंट 2 जो है 1/4 आएगा। तो ये हमारे पास आंसर हो गया। इसी तरह से हमें निकालना था, यहाँ पे मैंने इसको सॉल्यूशन दिया हुआ है, अब चाहे तो यहाँ पे भी देख सकते हैं, जो ऊपर समझाया वही चीज़ मैंने यहाँ पे भी लिखी है, कुछ भी अंतर नहीं है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। इस पॉइंट को आप फिर इवेंट बी निकालेंगे तो इवेंट बी भी मैंने बताया और उसका वैल्यू आ जाएगा। अब आते हैं सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चंस, एनी 2 को सॉल्व करना है। सबसे पहले सॉल्व द इक्वेशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड। 2 इक्वेशंस दिए गए हैं आपको, एक इक्वेशन दी गई है 7 के इक्वल, एक इक्वेशन दी गई है -1 के इक्वल। तो हमें x और y की वैल्यूज़ को अपने हिसाब से फाइंड आउट करनी है। पहला हम इक्वेशन लेते हैं फर्स्ट वाला, तो इस इक्वेशन को लिया x + 3y = 7, ये फर्स्ट इक्वेशन माना। अब इसमें जो है हम x और y की वैल्यूज़ को चेंज करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 1 लेते हैं तो y की वैल्यू 2 आएगी, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पे देखो पुट x = 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। अगर हम x की जगह 1 रखें, यहाँ पर अगर 1 रखते हैं तो 1 + में 3y = 7 आएगा, तो 1 + में 3y = 7, यहाँ से 3y = 1 इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 7 - 1। और इसके बाद में जब हम y की वैल्यू निकालेंगे तो ये 3 जाकर डिवाइड कर देगा, तो इधर आ जाएगा y की वैल्यू 2। तो हमने देखा कि हमने जब x रखा 1 तो हमें y मिला 2,
ठीक है। यहाँ पर हमारे पास तो एक्स वाई की कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 1 2। इसके बाद हम एक्स की वैल्यू क्या रख रहे हैं 4। एक्स की वैल्यू 4 रखेंगे तो वाई की वैल्यू मिल रही है 1। इसी तरह एक्स की वैल्यू इसी इक्वेशन में बार बार हम देखिए, अब यहाँ पर पहले हमने पुट करा था एक्स इक्वल्स टू 1, हम फिर पुट कर रहे हैं एक्स इक्वल्स टू 4। एक्स इक्वल्स टू 4 पुट कर रहे हैं तो वाई की वैल्यू निकल रही है 1। तो हम लिखेंगे कि x की वैल्यू 4 पुट करी हमने तो y की वैल्यू निकली 1। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हो गए 4 1। तो यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट्स आ गए। इसी तरह से हम एक और वैल्यू निकालते हैं x इक्वल्स टू 7 रख के। आप बीच वाले वैल्यूज भी रख सकते हैं, 0 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं। तो आपकी जो वैल्यू है वो फ्रैक्शन में आ जाएगी, यानी कि 3 अपॉन में 2 आ जाएगी। तो ये डिवाइड ही नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, ऐसी वैल्यू नहीं लेनी है, आपको हमेशा सिंगल वैल्यू लेनी है। तो हमेशा आप अगर 2 से सही नहीं आता वैल्यू तो 3 रखिए, 3 से सही नहीं आता 4 रखिए, 4 से सही नहीं आता तो 5 रखिए। आपको चेंज करते रहना है जब तक कि वैल्यू बिल्कुल सिंगल में आए, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये जो फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर जो है आपका हमने पुट करा 4 तो हमारे को मिला है ये y1। और अगर हम x की वैल्यू पुट करते हैं 7 इक्वेशन नंबर 1 में ही, तो यहाँ पर फिर से हम x की जगह 7 रखते हैं तो y की वैल्यू मिलती है 0। ठीक है। तो हमने 7 रखा तो मिला 0। तो इसको भी हम लिख देंगे कि x की वैल्यू हमने जब 7 रखा तो मिला हमें 0, यानी कोऑर्डिनेट्स हो गए 7 और 0। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट के थे सारी वैल्यू। इसी तरह इक्वेशन नंबर सेकंड को भी लेंगे और उसके भी वैल्यूज निकालेंगे, उसमें भी x इक्वल्स टू अपनी वैल्यूज अपने हिसाब से रखेंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे लिया। अब इक्वेशन नंबर 2 के हिसाब से जो है आपका x की वैल्यू रखते जाएंगे और y की वैल्यू मिलती जाएगी। तो x की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूँ, पुट करता हूँ x इक्वल्स टू 0 इस इक्वेशन में, तो इस अगर इक्वेशन में मैं पुट कर दूँ तो इक्वेशन में पुट करने से मुझे क्या मिलेगा, तो इस जगह पे 0 रखना है x की जगह। तो x की जगह 0 रखा तो y की वैल्यू मिली मुझे -1। तो यहाँ पर देखो कोऑर्डिनेट्स क्या बने 0 और -1। इसके बाद में x की वैल्यू क्या रख रहा हूँ मैं 1 रख रहा हूँ। x की अगर वैल्यू 1 रखता हूँ तो मुझे मिलता है y की वैल्यू -3। ठीक है। तो x की वैल्यू 1 रखने से मुझे मिला -3। तो मैं बोलूँगा कि x की वैल्यू रखा मैंने 1 तो मुझे मिला -3। तो कोऑर्डिनेट्स हो गए 1, -3। इसी तरह टेबल बना लेना। और फिर एक और वैल्यू में x की वैल्यू क्या रखता हूँ 2। अगर आपका फ्रैक्शन में आएगा तो 3 रखिए 4 रखिए, लेकिन फ्रैक्शन में नहीं लेना है। अगर x की वैल्यू 2 रखते हैं, यहाँ पर 2 रख दिया मैंने x की वैल्यू, तो 2 रखा तो मुझे मिला यहाँ पर जो है y की वैल्यू कितनी मिली -5। तो इस तरह से जो है हमारे पास 2 रखा तो हमें मिला -5। तो यहाँ कोऑर्डिनेट हो गए 2, -5। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए। सेकंड इक्वेशन के भी 3 वैल्यू आ गई और फर्स्ट इक्वेशन के भी 3 कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब हम इसको ग्राफ में ड्रॉ कर देंगे। ग्राफ चलिए बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए इस तरह का ग्राफ बनेगा आपका। ये आपका पॉइंट हो गया। ठीक है। सबसे पहले आपको देखिए इस इक्वेशन में क्या क्या पॉइंट मिल रहा है। तो पहला एक पॉइंट मिला था 1 और 2। तो एक तो ये रहा पॉजिटिव है और 2 आपका ये रहा, ये भी पॉजिटिव है। तो अब इन दोनों को मिलाएंगे तो ये देखिए इस तरह से आपका ये मिलेगा यहाँ पर। और इसी तरह से आप नीचे जाएंगे तो ये पूरा का पूरा जो है आपको मिलता जाएगा। तो ये हो गया 1 और 2। ठीक है। यहाँ पे कोऑर्डिनेट 1 एंड 2 मेंशन कर दिया। और फिर हमें करना है 4 एंड 1। तो एक्स एक्सिस पे 4, तो 4 तो ये रहा और 1 कहाँ पे यहाँ। ठीक है। अब हम इसको मिलाते हैं तो यहाँ पर देखिए इस तरह से आपको मिल जाएगा। मतलब आपको क्या करना है, सिंपली उस पॉइंट को मेंशन कर लेना है जो पॉइंट है। तो यहाँ पर देखिए मैं आप इस सभी को हटा देता हूँ। समझ गए होंगे आपको कैसे इनको मिलाना होता है, स्कूल में भी सिखाया हो जाता है। तो मेरा अगर 1, 2 पॉइंट लगाऊं तो पॉइंट वो यहाँ आएगा। 4 और 1 पॉइंट लगाऊं तो वो पॉइंट यहाँ पे मिलेगा। इसी तरह 7, 0 मिलाऊं तो यहाँ पर मिलेगा। ठीक है। इसी तरह से आपका अगर -2, 3 मिलाऊं तो यहाँ पे आपको मिलेगा। इसके बाद में 0 0 जो कोऑर्डिनेट है आपके वो आपके सेंटर में मिलते हैं। लेकिन हमारे पास कोऑर्डिनेट्स क्या है, यहाँ पर देखो कोऑर्डिनेट्स जो हैं आपको मिला है 0 और -1। तो 0 और -1 इस जगह पे मिलता है। इसी तरह से आपका 1 और -3 आपको यहाँ पे मिलेगा। और इसी तरह से आपका 2 और -5 जो है आपको यहाँ पे मिलता है। तो इस तरह से ये सारे पॉइंट मिल गए। अब इन सारे पॉइंट्स को लाइन एक स्केल रख करके सीधा सीधा ऐसे से मिला देना है। तो ये लाइन आपको दिख गई होगी। इस तरह से यहाँ से फिर से इस लाइन को फिर से वहाँ से पकड़ के आपको इन पॉइंटों को जो पॉइंट मैंने मेंशन किए इनको मिला देना है सीधी लाइन से। जहाँ पर ये दोनों लाइन कट करेंगी, जो ये कट करेंगी वो पॉइंट जो मिलेगा वही हमारा इसका कोऑर्डिनेट का आंसर हो जाएगा -2 एंड 3। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए फ्रॉम द ग्राफ द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन इज -2 एंड 3। यही बोला मैंने कि आपका -2, 3 जो है इसका सॉल्यूशन है, क्योंकि यहाँ पे दोनों लाइनें जो है कट हो रही है। तो आप ये 3 वैल्यूज इसकी सीधी खींच दो और फिर 3 वैल्यू इसकी लिख लो, 3 वैल्यू ये वाली लिख लो 1 2 3 और इसको सीधा खींचोगे तो आपका बिल्कुल आपका यहाँ पे कटेगा इस जगह पे। ये कटा तो -2 एंड 3 मिल गया। ठीक है।
यही है। और 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट ले रहे हैं, ये स्केल जरूर मेंशन कर देना। इस तरह से आपका ग्राफ बनेगा, ड्रॉ करके जरूर देखना। इस तरह के इक्वेशंस आपके आएंगे एग्जाम में, तो आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। और ये वाली जो लाइन है इसके x+3y इक्वल्स टू 7, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट 1 2 4 1 किसके हैं, 1 2 4 1 ऊपर देखोगे 1 2 4 1, यहाँ पे देखो 1 2 4 1 किसकी इक्वेशन है, ये है। तो इस इक्वेशन को उस लाइन पे लिखेंगे जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं ये सारे। तो हमारे जो पहले 3 कोऑर्डिनेट्स थे उसकी लाइन ये है, तो यहाँ पे हमने लिखा x+3y इक्वल्स टू 7। और दूसरी जो लाइन थी वो दूसरे कोऑर्डिनेट्स की थी, वो तीनों कोऑर्डिनेट्स, एक कोऑर्डिनेट ये रहा, दूसरा कोऑर्डिनेट ये रहा और तीसरा कोऑर्डिनेट ये रहा। तो इन तीनों कोऑर्डिनेट को मिलाने वाली लाइन ये है, तो 2x+y इक्वल्स टू -2। तो यहाँ पे हम ऐसे मेंशन कर देंगे और आंसर लिख देंगे। जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को काटेंगे वही हमारा आंसर होगा, -2 और 3। हम लिख देंगे यहाँ पर इक्वेशन का सोल्यूशन है -2 और 3। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देयर इज एन ऑडिटोरियम विद 27 रो ऑफ सीट। एक ऑडिटोरियम है जिसमें 27 रो है। देयर आर 20 सीट्स इन द फर्स्ट रो। 20 सीट है पहले रो में। फर्स्ट अगर हम रो की बात करें तो इसमें 20 सीट्स बोल रहा है। और 22 सीट्स हैं आपके सेकंड रो में, जो है 22 सीट्स हैं। और इसके अलावा जो है आपका 24 सीट्स इन द थर्ड रो। यहाँ पर थर्ड वाला जो है इसमें आपका है 24। तो यहाँ पर देखिए, और क्या है, टोटल रोज कितने हैं, तो आपके पास 27 है, ये टोटल रो इक्वल्स टू 27। ठीक है, तो इसको मान लिया नंबर ऑफ टोटल रोज इज n इक्वल्स टू 27। ठीक है, नंबर ऑफ सीट्स इन फर्स्ट रो। फर्स्ट रो यानी कि आपको क्या दिया गया कि 20 दिया गया है, फिर 22 दिया गया है और फिर 24 दिया गया है, और डैश डैश करके आपको जाना है। 27 रोज दी गई हैं, आपको कुछ नहीं करना है, डी निकाल लेना है। ए आपको पता ही है, ए बोलिए या टी बोलिए, आप चाहें तो यहाँ पे टी मेंशन कर सकते हैं या T1 मेंशन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, यहाँ पर भी आप टी मेंशन कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, वो तो ए और टी दोनों ही काउंट होते हैं फॉर्मूले में, तो कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए हमने ए जो है फर्स्ट ए, ये ए है, ये A1 है, A2 है, ये A3 है, इस तरह से आप समझ लीजिए। अगर टी मानते तो ये टी है, फिर ये T2 है, ये आपका T3 हो जाता है। इस तरह से हम चलते हैं। यहाँ पे n जो है 27 टोटल रोज हैं। नंबर ऑफ सीट्स ऑफ फर्स्ट रो 20 दे रखा है, सेकंड सीट्स रो में हमको 20 दे रखा है, थर्ड में हमको 24 दे रखा है, यहाँ पे लिखा है मैंने। तो आपको कॉमन डिफरेंस निकाल लेना है। तो आपको सेकंड वाले में से फर्स्ट को माइनस करना है या थर्ड में से सेकंड वाले को। हमेशा आपको पता ही है डी कैसे निकलता है, पिछले वाले में से अगले वाले को घटा देंगे। तो पिछला वाला हमारे पास कितना है, 22 है, 22 से आगे वाला क्या है, 20। तो 22 से 20 घटा देंगे तो हमारा डी वैल्यू निकल गई 2। हमारे को S27 टोटल जो है 27 रोज दिए गए हैं। अब ये भी मैंने बताया S27 फाइंड आउट करना है, यही पूछा गया है, देखो ध्यान से। फाइंड हाउ मेनी टोटल सीट्स देयर इन ऑडिटोरियम, यानी कि सम ऑफ 27 सीट्स आपको निकालना है। तो SN वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, अभी हमने पहले भी यूज किया था। और इस SN का फॉर्मूला अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, n/2 2a प्लस में n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है आपका। अब यहाँ पे हम सारी वैल्यूज रख देंगे। n हमें पता ही है 27 है, तो 27 रखा है n की जगह। यहाँ पे भी n की जगह 27 रख देंगे, अपॉन में 2। यहाँ पे 2 का 2 और इंटू में a की वैल्यू अभी मैंने बताई। फर्स्ट वैल्यू a की क्या है, तो a की वैल्यू 20 है, यहाँ पे देखिए 20 है, हमने रखा 20। n की वैल्यू वही 27 लेना है, -1 फॉर्मूले में ही है, इंटू डी। डी अभी हमने निकाला था 2, तो 2 की वैल्यू रख देंगे। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। इसमें कुछ भी नहीं है, अंदर वाला सॉल्व करोगे, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो 40 आ जाएगा। और इसको आप जब सॉल्व करोगे तो 26 इंटू 2 हो जाएगा। 26 इंटू 2 करोगे तो 52 आ जाएगा। ये रहा 52 और ये रहा 40। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो हो जाएगा 92। यहाँ 27 में 2 था ही, 2 से इसको कैंसिल आउट करोगे तो आ जाएगा 46 और 27 आ जाएगा इंटू में। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 27 S27 यानी सम ऑफ 27 रोज के जो टोटल सीट्स आ जाएंगी वो 1242 यानी 1242 जो है नंबर ऑफ सीट्स होंगी इन द ऑडिटोरियम। तो ये हमारा आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ मनीष एंड श्वेता इज 31 ईयर, यानी कि मनीष और श्वेता, यानी अगर मैंने माना इसका x है और इसका y है, तो दोनों का जो सम है वो 31 ईयर है। मनीष एज 3 ईयर्स एगो, मनीष का जो 3 साल पहले जो एज था वाज 4 टाइम्स द एज ऑफ द सविता एट दैट टाइम, फाइंड द प्रेजेंट एजेस। तो देखिए ये बोल रहा है मनीष एज 3 ईयर्स एगो, यानी मनीष का एज अगर x है तो 3 साल पहले क्या होगा, 3 साल पहले कम होगा, 3 साल छोटा होगा वो 3 साल पहले। और वो कितना है, तो ये है आपका 4 टाइम्स इसका। तो इसका क्या हो जाएगा, 4 इंटू में 4 हो जाएगा। यही है इसका सॉल्यूशन। तो हम देखेंगे अभी इसको सॉल्व करके। सॉरी, ये क्या बोल रहा है,
मनीष एज इज 3 years एगो वाज 4 times। अच्छा, मनीष का एज जो है वो 4 times था, किसका? वाई वाले सविता के एज का। सविता के एज का 4 times का। तो हमारे पास मनीष की एज मिल गई। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को समझ लीजिए। हमने माना कि मनीष की एज जो है एक्स है और सविता की वाई है, ठीक है, और सम ऑफ देयर एजेस दे रखा है 31। तो यानी कि एक्स प्लस वाई इज 31, फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब उस क्वेश्चन में दूसरा कंडीशन दिया गया था, देयर एज 3 years एगो वाज। तो मनीष का एज कितना हो जाएगा? 3 x-3, क्योंकि 3 साल पहले वो जितना एक्स था, एक्स से छोटा ही होगा 3 साल। अगर मेरी उम्र अगर आज मान लीजिए 22 साल है या 20 साल है, तो 3 साल पहले क्या होगी? तो माइनस करेंगे ना 3 साल। तो 3 साल उसमें से माइनस करेंगे, तो हमारी अगर एक्स एज है तो माइनस किया 3 साल, 3 साल पहले की बात कर रहा है। तो मनीष की एज आ गई x-3, और सविता की उस समय एज क्या होगी? उस समय होगी y-3। दोनों की एज 3 साल पहले 3 साल कम होंगी। अब यहाँ पे इक्वेशन में बोला है कि जो मनीष की एज है, ये मनीष की जो एज है ये जो है उसके सविता की एज के 4 गुना थी बराबर। तो 4 गुना सविता की एज कर दिया। तो ये 3 x-3 तो एज इट इज रहा, 4 से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 4y माइनस में 12 ब्रैकेट ओपन करने से हमारे पास इस तरह की इक्वेशन आई। सभी को एक तरफ करूँ तो x और y एक तरफ और कॉन्स्टेंट टर्म एक तरफ, इधर से -3 को उधर ले जाऊंगा, प्लस का 3 हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं इसको एक स्टेप ऐसे लिखना चाहूँ तो x -4y इक्वल्स टू -12, और इधर से माइनस का 3 उधर जाएगा तो यहाँ हो जाएगा प्लस का 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x-4y इक्वल्स टू -12 और प्लस का 3 कितना होगा? -9। इक्वेशन नंबर 2 बन गई। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये है, इक्वेशन नंबर 2 ये है। अब हम दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके जो भी हम एक्स वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम देखिए ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो यहाँ पर चाहें तो आप इन दोनों को ऐड भी कर सकते हैं और चाहें तो सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। अगर ऐड करेंगे तो देखिए दोनों ऐड हो जाएंगे, इसमें x की वैल्यू और इसमें देखिए x और x दोनों 2x हो जाएगा। तो इसलिए हम इसे ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे y होता ना, तो यहाँ पे 4y है, यहाँ पे हमारे को 4y मिल रहा है और यहाँ पे x है, तो यहाँ पे भी x है, तो x तो जुड़ जाएंगे, लेकिन 4y और y जो है ये भी जुड़ जाएंगे, लेकिन हमारे पास वैल्यू नहीं आएगी। तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x से x कट जाएगा तो y की वैल्यू निकल जाएगी, इसीलिए सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो x प्लस वाई इक्वल टू 31 है, और दूसरी इक्वेशन ले ली x-4y इक्वल टू -9। हम इसको सब्ट्रैक्ट इसलिए कर रहे हैं कि x से x कट जाए, तो यहाँ पे माइनस साइन लग जाएगा, नीचे वाला चेंज हो जाते हैं जब माइनस करते हैं, तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो x से x कट जाएगा, हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो 4y प्लस में y इक्वल टू 5y, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 40। तो 5y इक्वल टू 40। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे y इक्वल टू क्या आ जाएगा 40 अपॉन में 5, ठीक है, और 5 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो y इक्वल टू 8। यानी कि जब हम 8 जो है y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख दें, यानी 31 वाला इक्वेशन लेते हैं, चाहे सपोज करें फर्स्ट वाला इक्वेशन, इसमें y की वैल्यू हमने रखी 8, तो x प्लस 8 इक्वल्स टू 31, तो x इक्वल्स टू 31 माइनस 8 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? x इक्वल्स टू 23। यानी कि जिस समय मनीष 23 साल का था उस समय सविता की आयु जो थी वो 8 साल थी। ठीक है, तो इस तरह से हमने आंसर लिख दिया। दस एज ऑफ मनीष इज 23 years एंड एज ऑफ सविता इज 8 years। अब सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग फॉर्मूला। यूजिंग फॉर्मूला तो हमारे को फॉर्मूला वही -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac वाला यूज करेंगे फॉर्मूला। इसमें सबसे पहले हम इसमें क्या निकालते हैं? a b और c निकाल लेते हैं। तो हम कंपेयरिंग करते हैं इस इक्वेशन को x² प्लस 10x प्लस में 2 बाई द इक्वेशन दैट इज स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अब इसमें a की जगह देखो, यहाँ पर x² के साथ क्या है? 1 है, ठीक है ना, 1 है, जो नहीं होता कुछ भी तो 1 मानते हैं। तो a को क्या a मिलेगा हमारे को 1, ठीक है। अब b की जगह क्या है? तो b की जगह देखो यहाँ पे 10 है, तो b मिला हमारे को +10। और c की जगह क्या है? c की जगह देख रहे हो तो हमारे को मिल रहा है 2 प्लस का 2, तो हमने लिखा c इक्वल्स टू 2 b इक्वल्स टू दिस। अब हमारे को एक फॉर्मूला याद होगा b² माइनस 4ac, ये निकाल लेंगे क्योंकि हम फॉर्मूले में जब इसको डालेंगे तो इसका डायरेक्ट वैल्यू डाल देंगे, इसीलिए हम निकाल लेते हैं पहले। नहीं तो हमारे को फॉर्मूला तो ये यूज करना है जो कि होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपन में 2a। ये फॉर्मूला हमें यूज करना है, इस फॉर्मूले में हमें सब कुछ करना है। यही फॉर्मूला यूज करने की बात कर रहा हो तो हमें यहाँ पर देखो b² माइनस 4ac पहले ही निकाल देते हैं। b² माइनस 4ac के लिए हम b की वैल्यू, a की वैल्यू और c की वैल्यू पुट आउट कर देते हैं इस इक्वेशन में। तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1, a की वैल्यू कितनी है 1 तो 1, और c की वैल्यू कितनी है 2 तो 2। अब इनको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 100 माइनस 8 इक्वल्स टू 92। यानी कि मेरे को ये अंडर रूट वाले की अंदर वाली वैल्यू मिल गई है। तो मैं यहाँ पे सीधा इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू रखता हूँ -b, b की वैल्यू कितनी है 10,
तो -10 रख देंगे, प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac, अभी अभी हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना निकाला है 92, तो इसकी जगह हम पूरे की वैल्यू 92 रख देते हैं, तो यहाँ रखा 92 अपॉन में 2a है, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1, तो 2 इंटू 1, तो 2a यहाँ पे लिख दिया। अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे 10 का 10 आ जाएगा, और 92 को जो है हम लिख सकते हैं 4 इंटू 23। क्यों लिखेंगे, क्या हम अंडर रूट से इसको बाहर निकालना चाहते हैं, जितना भी कोशिश हो सके छोटा से छोटा कर सकते हैं इसको, तो हम 23 इंटू 4 कर सकते हैं, 4 का अंडर रूट हम आसानी से निकाल सकते हैं, इसलिए हम इसको बाहर ले लेंगे, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, और इसका अंडर रूट निकला 2 से हमने इसको बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा अंडर रूट 23, ये वाला हमारे पास इक्वेशन आया, यहाँ से इसको हमने 4 को बाहर निकाल दिया, 4 को बाहर निकालते हुए अंडर रूट ले लिया, अंडर रूट आते ही 2 आ गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है आपका माइनस का 10 प्लस माइनस 2 है, ठीक है ना, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर 23 है। अब मैं चाहूँ तो ये देखेंगे आप, इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, मतलब इस पूरे इक्वेशन में से 2 कॉमन आ रहा है, 2 बाहर ले लूंगा, तो 2 मैंने बाहर ले लिया, ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ -10 की जगह 5 बचा, यहाँ से 2 हट गया, 2 तो बाहर ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा अंडर रूट 23, ठीक है, अपॉन में 2 है ही, अपॉन में 2 रहेगा साथ में। अब हम क्या कर लेंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो अब इस 2 को कैंसिल आउट किया तो हमारे पास क्या बचा -5 प्लस माइनस अंडर रूट 23, तो -5 प्लस माइनस अंडर रूट 23, एक बार प्लस वाला लेंगे, एक बार माइनस वाला लेंगे, ठीक है, तो एक बार माइनस, फिर प्लस का केवल साइन लिया 23, एक बार -5, और अब माइनस का साइन लेंगे अंडर रूट 23, तो हमारे पास जो रूट्स होंगे वो हो जाएगा आपके पास एक रूट ये और एक रूट ये, 2 रूट्स हमारे पास निकलेंगे, इनको यहाँ पर हमने आंसर में लिख दिया। इसी तरह से ही हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चंस। इसमें क्या है, इफ 460 इज डिवाइडेड बाय ए नेचुरल नंबर, सारे नेचुरल नंबर्स, जीरो को छोड़ करके सारे नेचुरल नंबर्स हो जाएंगे आपके, तो इफ और पॉइंट को छोड़ करके नेचुरल नंबर होता है, फ्रैक्शन में नहीं आता, पॉइंट में नहीं आता, और जीरो नहीं आता, तो इफ 460 इज डिवाइडेड बाय ए नेचुरल नंबर देन कोसेंट इज 2 मोर देन द 9 टाइम्स ऑफ द डिवाइजर एंड रिमाइंडर इज 5, फाइंड द कोसेंट एंड डिवाइजर। सबसे पहले ध्यान दीजिए कि इसमें बोला क्या है, कि आपको फाइंड आउट क्या करना है, कोसेंट एंड डिवाइजर। डिवाइजर का हम मान लेते हैं एक्स, ठीक है ना, डिवाइजर का फॉर्मूला जो है हम डिविडेंड का फॉर्मूला यूज करेंगे तो वहाँ पे काम आ जाएगा। हम क्या मानते हैं, यहाँ पर देखिए डिविडेंड कितना दे रखा है, तो इसने दे रखा है 460 इज डिविडेंड, डिविडेंड हमको 460 दे रखा है, और इसने क्या दे रखा है, कोशेंट कितना है, 2 ज़्यादा है, कोशेंट 2 मोर देन 9 टाइम्स ऑफ डिवाइजर, तो हमें डिवाइजर को कुछ मानना पड़ेगा, तो डिवाइजर को मानना x, ठीक है, डिवाइजर माना x, डिविडेंड हमें 460 दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ठीक है, और कोशेंट जो है इसने क्वेश्चन में बोला, कोशेंट 2 ज़्यादा है किससे, 9 टाइम्स ऑफ डिवाइजर, डिवाइजर का 9 टाइम्स से 2 ज़्यादा, तो डिवाइजर कितना है x, तो इसका 9 टाइम्स क्या हो गया 9x, और इससे कितना 2 ज़्यादा है, तो 2 ज़्यादा है, तो ये हमारे पास ये भी गिवन ही हो गया, जैसे यह क्वेश्चन से हमने बना लिया, ठीक है, तो हमारे पास जो सारी चीज़ें गिवन थी वो लिख ली, और रिमाइंडर भी हमें कितना दे रखा है, रिमाइंडर इज 5, तो रिमाइंडर हमने लिख लिया 5, ठीक है। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है डिविडेंड निकालने का, डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस में रिमाइंडर होता है, तो इसमें सारी वैल्यूज को रख देते हैं क्योंकि हमारे पास सारी वैल्यूज तो हैं ही। तो देखिए डिविडेंड हमको 460 दे रखा है, तो डिविडेंड की जगह 460 लिख दिया, डिवाइजर हमें देखियो कितना दे रखा है, तो डिवाइजर हमने x माना था तो हमने केवल x लिख लिया, इंटू कोसेंट, कोसेंट अभी हमने निकाला 9x प्लस में 2, तो ये टोटल इंटू 9x प्लस में 2, प्लस में रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है हमारे को 5 दे रखा है, प्लस रिमाइंडर 5 कर देंगे। अब इक्वेशन को बस सॉल्व कर देना है, यहाँ पे 460 होगा, यहाँ पे 9x स्क्वायर हो जाएगा, ब्रैकेट खोलते ही ये 2x हो जाएगा, और यहाँ पे 5, ठीक है। अब इसमें से हम क्या करेंगे, ये 5 और ये 460 पूरा इधर लाएंगे, 0 को इक्वल कर देते हैं, तो 9x स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, प्लस का 2x ऐसे ही रहेगा, तो यहाँ पे प्लस का 5 है, इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस का 460 हो जाता है, और 460 में से आप प्लस का 5 हटाओगे तो माइनस का क्या बचेगा 455, यहाँ पे 455 जो है माइनस का आ गया, इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब इक्वेशन को अगर मैं कंपेयर करूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax प्लस bx प्लस c से, तो इसमें हमारे को a की वैल्यू मिल जाएगी, b की वैल्यू मिल जाएगी, और c की वैल्यू मिल जाएगी। a की वैल्यू है 9 लिख दिया, b की वैल्यू है 2 लिख दिया, c की वैल्यू है -455 लिख दिया। अब हमारे को एक फॉर्मूला याद है, अभी भी मैंने थोड़ी देर पहले भी सॉल्व करवाया था, फॉर्मूला कौन सा था, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो सबसे पहले तो इस वाली वैल्यू को हमें सॉल्व करना है, तो इस वैल्यू को हम निकाल लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो हमें बी स्क्वायर की जगह बी की वैल्यू रखनी है, तो बी की जगह रखा 2, 2 का स्क्वायर हो गया -4, तो -4 इंटू में ए की वैल्यू है 9, इंटू में सी की वैल्यू है -44, तो ये रखा सी। अब इन सभी को
मल्टीप्लाई किया तो 2 टू 4 आ गया, और 9 इंटू 4 इंटू 9 इंटू -455 करेंगे तो ये आ जाएगा 16380, यानी कि 16380। अब इसको हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 16384। अब ये हमारे पास पूरी वैल्यू आ गई किसकी, बी स्क्वायर माइनस 4ac की। अब इस फॉर्मूले में हम रख देते हैं सारी वैल्यूज को। तो हमने अंडर रूट के अंदर रखा 16384, क्योंकि ये बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू है। बाहर हमने बी स्क्वायर की वैल्यू रखी, सॉरी बी की वैल्यू रखी, तो बी है 2 और माइनस का है तो यहाँ पे माइनस और फिर 2 लगा देंगे, प्लस माइनस बीच में है ही। नीचे है 2 इंटू ए की वैल्यू है 9, तो 2 इंटू 9 यहाँ पे आ गया। अब इसको हम प्लस माइनस रूट जब इसका निकालेंगे तो इसका निकल जाएगा 128। इस बार आपका जो है अंडर रूट की प्रैक्टिस अच्छे तरीके से कर लेना, क्योंकि एग्जामिनर जो है आपके रूट की प्रैक्टिस भी करा रहा है। इतना बड़ा रूट जल्दी से बच्चों से निकलता नहीं है, तो रूट जरूर निकाल लेना। इसका रूट का शॉर्ट ट्रिक भी मैंने बताया है, अगर आप निकालना चाहें तो वहाँ से देख के निकाल सकते हैं, वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है। तो यहाँ पर जो है आपका इसका अंडर रूट निकालोगे तो 128 आएगा। अब हम क्या करेंगे, एक बार प्लस ले लेंगे और एक बार माइनस ले लेंगे। तो एक बार हमने प्लस का साइन लिया और एक बार हमने माइनस का साइन लिया, ठीक है। बीच में यहाँ पे बीच में प्लस का साइन ले रहे हैं, एक बार माइनस का साइन ले रहे हैं। अब यहाँ पर जो है इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो ये माइनस का 2 और प्लस का 28, तो ये हो जाएगा 126 अपॉन में 18। और यहाँ पर माइनस का 2 और माइनस का 138 हो गया जुड़ करके, माइनस का 130 हो जाएगा और अपॉन में 18। तो ये हो गया आपके पास दूसरी इक्वेशन। दोनों को डिवाइड करके देख लेते हैं। ये वाला डिवाइड हो जाएगा 7 बार में, तो x इक्वल्स टू 7 आ गया। ये वाला डिवाइड आपका नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है ये वाली डिवाइड भी नहीं हो रहा है, और प्लस में ये वाला जो नंबर है ना वो नेगेटिव भी है। नेगेटिव हमारे जो है नेचुरल नंबर नहीं होते हैं, नेचुरल नंबर्स जो है वो नेगेटिव साइन के नहीं होते हैं, ठीक है, नहीं होते हैं। तो इसलिए जो है हम कह सकते हैं कि x इज नॉट इक्वल्स टू -130 अपॉन में 18, बिकॉज x इज ए नेचुरल नंबर। अगर ये नेचुरल नंबर है तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, x इक्वल्स टू 7। देन हम कह सकते हैं डिवाइजर इज 7। तो हम क्वोशेंट वाला जो फॉर्मूला है उसके अंदर हम डाल लेते हैं। तो 9x प्लस में 2 हमारे पास क्वोशेंट था, हमारे पास x की वैल्यू निकल गई थी, ठीक है ना। देखो स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो है ये देखो क्वोशेंट क्या निकला था, 9x प्लस में 2, ठीक है ना। तो हम क्वोशेंट निकाल लेंगे यहाँ से, 7 की वैल्यू रख देते हैं इसमें। तो यहाँ पर जो है 7 वैल्यू रखो, तो 7 रखा यहाँ पर, तो 9 इंटू 7 हो गया आपका, प्लस में 2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 63 प्लस में 2 हो गया 65। तो हैंस द क्वोशेंट इज 65 एंड डिवाइजर इज 7। ये दोनों चीज़ें निकालनी थी, हमने दोनों चीज़ें निकाल दी। इसी था क्वेश्चन, बस आपको थोड़ा सा एक बार पता होना चाहिए था कि स्टार्ट कैसे करना है। सेकेंड क्वेश्चन है, इफ द 9th टर्म ऑफ एन AP इज 0, 9वां टर्म AP का 0 दिया गया है, देन प्रूव दैट द 29th टर्म इज डबल द 19th टर्म। तो 29th टर्म भी लेनी है हमें और 19th टर्म भी निकालेंगे, ठीक है, और 9th टर्म भी लेंगे, सारी चीजें लेंगे। गिवन क्या है, T9 इज टू 0, सही है, ये क्वेश्चन में गिवन है। और प्रूफ क्या करना है हमारे को कि T29 इज डबल ऑफ द T19 का, T19 का डबल है, ये हमें प्रूफ करना है। फॉर्मूला हमारे को पता ही है, Tn की वैल्यू क्या होती है, Tn की वैल्यू होती है E प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर n की जगह हम ले लेते हैं 9, तो T9 हो गया A प्लस में 9 माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से जो है ये T9 की वैल्यू हमें दे ही रखी है 0, तो हमने रखा 0, तो ये हो जाएगा A प्लस में 8D। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई यहाँ से, ठीक है। अब हमारा जो है T19 निकाल लेते हैं। अब T हमने 9 निकाला था, अब T19 और फिर 29 भी निकालेंगे। T9 निकाल लिया, T अब 19 निकालेंगे। तो 19 की जगह A प्लस में 19 माइनस n की जगह 19 रख दो, तो आपके पास जो सॉल्यूशन आ जाएगा इसका T19 का, वो आ जाएगा आपके पास में A प्लस में 18D, ठीक है, ये आ गया। A प्लस में 18D है, तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ कि A प्लस में 8D प्लस में 10D, तो इस तरह से भी लिख सकता हूँ। इसलिए लिख रहे हैं कि हम इस वाली वैल्यू को हम ले लेंगे, A प्लस में 8D, A प्लस में 8D आ गया। और इसकी जगह क्या रखना है हमको, ये किसके बराबर है, 0 के बराबर, तो हम इसको 0 के बराबर रख देंगे। तो इसको रखा मैंने 0 के बराबर, तो यहाँ पर 10D हमारे पास जो है T19 की वैल्यू आ गई, सेकंड इक्वेशन, ठीक है। फर्स्ट वाली आ गई, सेकंड वाली। अब T29 निकालते हैं। T29 के लिए फिर इनकी जगह 29 रखेंगे, इंटू D करेंगे। अब A प्लस में 28D हो जाएगा। फिर हम इसको ब्रेक करेंगे तो A प्लस 8D प्लस में 20D आ जाएगा। तो यहाँ पर A प्लस 8D जो है इसकी वैल्यू हमारे पास 0 है, गिवन है, तो इसको हम 0 रख देंगे और 20 प्लस में ऐड कर देंगे, तो 20 इंटू आपके पास में क्या आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है ये 10 जो हम 20 है इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10D। और 10D जो है किसकी वैल्यू है, 10D है आपके T19 की वैल्यू। अब T19 की वैल्यू हमें फॉर्मूले में करना क्या था कि T29
जो होता है ये आपका 2 में T19, तो 2 तो है ही, तो 2 तो हमने लिख लिया एज इट इज़। और डी 10D को जो है हम क्या लिख सकते हैं, 10D को 19 के बराबर इक्वेट कर सकते हैं, तो यहाँ 19 लिख दिया, ये 19 आ गया, ये 2 आ गया, और ये 229 की वैल्यू आ गई। यही इक्वेशन हमें जो प्रूव करनी थी हैंस प्रूव हो गया। तो ये हमारा इक्वेशन का सॉल्यूशन था। अगला जो है, द पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 24 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ द कॉन्ग्रुएंट साइड्स इज 13 सेंटीमीटर, देन ट्वाइस द लेंथ ऑफ इट्स बेस, फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। ध्यान रखना है कि द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी दो जो साइड्स हैं वो बराबर है। ठीक है, इस तरह से मैं इस ट्रायंगल को दोबारा आपके सामने साइड में बना देता हूँ, थोड़ा सा समझ लेना इस ट्रायंगल को, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से अब यहाँ पर जो है मान लीजिए ये बेस है और ये आपके कॉन्ग्रुएंट साइड्स, ये आपके आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो यहाँ पे क्या है, तो पेरीमीटर दिया हुआ है, यानी कि अगर मैं बोलूँ कि ये साइड ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है, सी को बेस मान लिया, तो इन तीनों का ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू जो पेरीमीटर दिया है आइसोसेलेस ट्रायंगल का वो दिया है आपको 24 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ इट्स कॉन्ग्रुएंट साइड इज 30 सेंटीमीटर लेस देन ट्वाइस द लेंथ ऑफ इट्स बेस। तो अगर बेस, अगर मैं मानता हूँ आइसोसेलेस ट्रायंगल का बेस जो है ये एक्स है, ठीक है, एक्स है, तो ये क्या बोल रहा है कि जो इसका लेंथ ऑफ कॉन्ग्रुएंट साइड यानी कि ए और बी जो है ये बराबर तो हैं, लेकिन लेंथ कितना है, तो ट्वाइस ऑफ बेस, तो ट्वाइस ऑफ बेस, बेस कितना माना एक्स, तो ट्वाइस क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स। ठीक है, तो द लेंथ ऑफ कॉन्ग्रुएंट साइड इज 13 सेंटीमीटर लेस, ट्वाइस द लेंथ ऑफ इट्स बेस, लेंथ ऑफ इट्स बेस का ट्वाइस कर दिया और इससे कितना कम है 13 सेंटीमीटर, तो -13, तो ये भी कितना हो जाएगा 2x माइनस 13, और ये कितना है x। तो हमारे पास तीनों साइड्स आ गई, मैंने एक साइड तो दो साइड्स तो हमारी 2x माइनस 13, 2x माइनस 13, और बेस कितना लिया हमने x लिया। ठीक है, अब हमारे पास ये ए बी सी में रख देते हैं, ए की जगह क्या रखेंगे, बी की जगह क्या रखेंगे और सी की जगह रखेंगे, हमारे पास सारी वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे ये दिया गया है कि माना कि बेस जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल का वो x ले लिया, तो मैंने भी x मान लिया, और एज पर गिवन कंडीशन क्या है कि लेंथ ऑफ कॉन्ग्रुएंट साइड्स क्या है, वो ट्वाइस ऑफ द बेस लेस 30 सेंटीमीटर लेस। ठीक है ना, 30 सेंटीमीटर लेस है, तो उसमें से हम ट्वाइस ऑफ बेस करके 30 सेंटीमीटर लेस कर देंगे, तो कॉन्ग्रुएंट साइड जो है दोनों हमारी इक्वल होती हैं, तो ये हमारे पास निकल गई। हमारे को पता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का पेरीमीटर जो होता है वो क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू जो भी आपका पेरीमीटर निकलेगा, तो हमारे पास दिया गया 24। तो ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 2x माइनस 13, तो हमने रखा 2x माइनस 13। ठीक है, ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई। सी की वैल्यू कितनी है 2x माइनस 13, सी की वैल्यू रखी 2x माइनस 13। ए की वैल्यू कितनी है, एक साइड कितनी मानी हमने, एक साइड मानी बेस, बेस कितना माना है x, तो ए अगर हमने ए बी सी मान लिया, बी सी ए जैसे मान लो, तो तीनों साइड्स को जोड़ना है, तो ये हमारे पास आ गया x। तो हमारे पास ये किसके बराबर है 24, पेरीमीटर क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 24 दिया हुआ, ए प्लस बी प्लस सी। अब इसमें ए प्लस बी प्लस सी करा, तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है जोड़ोगे तो x प्लस 2x कितना हो गया आपके पास 3x, और 3x प्लस 2x कितना हो गया 5x, तो 5x ये आ गया, -13 और -13 कितना होगा -26 इक्वल 24, 5x इधर ही छोड़ देंगे, 24 ऑलरेडी है, माइनस का 26 है, इधर आके प्लस का 26 हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे 50 हो जाएगा, 5x इक्वल्स टू 50, देन x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 10। तो यहाँ पर जो है अब हम 10x की वैल्यू को 10 को जो है यहाँ पे रख देंगे दोनों साइड्स, यहाँ पे इसमें लेंथ ऑफ द कॉन्ग्रुएंट साइड 2x माइनस 13 सेंटीमीटर है ना, तो यहाँ पे रख देंगे 2x माइनस 13 है हमारे पास लेंथ ऑफ कॉन्ग्रुएंट साइड, तो 2 इंटू एक्स, एक्स अभी निकला 10, तो 10 रखा, माइनस 13 है, तो हमारे पास 20 माइनस 13 इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, यानी कि जो दोनों साइड्स थी वो 7-7 सेंटीमीटर की है, और जो बेस है वो 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, therefore the length of the sides are 7 centimeter and the base is 10 centimeter। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये आंसर जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चंस। तो यहाँ पर जो है ए बैग कंटेन 8 रेड और सम ब्लू बॉल्स, ब्लू बॉल्स की संख्या हमें नहीं दी गई है। ठीक है, तो हम मान लेंगे कि ब्लू बॉल्स जो है वो x है। ठीक है, तो 8 रेड बॉल हैं और ब्लू बॉल हमें पता नहीं है। वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग if the ratio of probability of getting red ball and blue ball is जो है 2 and 5 है, रेड एंड ब्लू
का जो रेशियो है 2/5 ये गिवन है। हमें फाइंड द ब्लू बॉल्स, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए हम मानते हैं कि ब्लू बॉल जो है वो एक्स है। टोटल नंबर ऑफ बॉल कितनी हो जाएगी हमारे पास, 8 तो रेड है प्लस में एक्स जो है ब्लू बॉल्स है, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बॉल हो जाएंगी 8 प्लस में एक्स। ठीक है, अब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल निकालें तो ब्लू बॉल कितना माना है एक्स, तो एक्स बटे में टोटल नंबर ऑफ बॉल कितनी है 8 प्लस में एक्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल बॉल्स। ठीक है, यहाँ पे टोटल बॉल आ जाए, यहाँ पे नीचे जो पेज कट रहा है यहाँ पे लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल बॉल। ठीक है, ब्लू बॉल कितना है एक्स है, टोटल बॉल कितना अभी अभी हमने देखा टोटल बॉल है 8 प्लस में एक्स, तो 8 प्लस में एक्स। ठीक है, इसी तरह से रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालूं तो 8, तो रेड बॉल दिया गया था 8 क्वेश्चन में, आपको अगर याद नहीं है तो क्वेश्चन को दोबारा देखिए। 8 जो है रेड बॉल है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल बॉल्स। तो रेड कितनी है 8 अपॉन में टोटल कितना है 8 प्लस में एक्स। तो इक्वेशन नंबर 1 तो हमारे पास ये बनी, एक इक्वेशन नंबर 2 बनी। अब इसने बोला है कि ब्लू बॉल और रेड बॉल की रेड बॉल अपॉन में ब्लू बॉल, जो मैंने ऊपर स्टार्टिंग में लिखा था रेड अपॉन में ब्लू है 2/5, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है रेशियो ऑफ रेड और ब्लू बॉल। ठीक है, रेड अपॉन में ब्लू 2/5 दे रखा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल इज इक्वल्स टू 2/5, ये गिवन है हमारे को क्वेश्चन में। अभी अभी हमने निकाला था रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है 8/8 प्लस में एक्स, तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी 8/8 प्लस में एक्स, और जो है ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है एक्स अपॉन में 8 प्लस एक्स, तो इसको भी हमने 8 प्लस में 8 अपॉन में एक्स कर दिया। क्लियर हुआ, तो ये हमारे पास आ गया। इसको अगर फर्दर सॉल्व करते हैं तो हम लिख सकते हैं 8 अपॉन में 8 प्लस में एक्स इंटू करेंगे, तो ये जो क्योंकि नीचे वाला जो साइन है ये जब इंटू करेंगे तो ऊपर जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, तो 8 प्लस में एक्स अपॉन में एक्स, 8 प्लस में एक्स 8 प्लस में एक्स कट जाएगा, तो बचेगा क्या 8 अपॉन में एक्स, तो 8 अपॉन में एक्स अब इक्वल्स टू 2/5। ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेप आ गया। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 8 8 इंटू 5 हो जाएगा, या 5 इंटू 8 हो जाएगा एक तरफ, और एक तरफ हो जाएगा 10 इंटू एक्स, तो यहाँ पे डबल एक्स हो जाएगा, यानी 2x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, और x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 40/2। ठीक है ना, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, इसको क्या है स्टेप्स 2x इक्वल्स टू 40 और x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 40/2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20, तो नंबर ऑफ ब्लू बॉल कितने आ गए 20, क्योंकि x को क्या माना था हमने ये ब्लू बॉल से, x इक्वल्स टू ब्लू बॉल है, तो x की वैल्यू आ गई 20, इसीलिए हमारा ये आंसर। अब यहाँ पर देखो मेजर्स ऑफ एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इन AP, द मेजर ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल इज 5 टाइम्स ऑफ कॉमन डिफरेंस, फाइंड द मेजर्स ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। एज्यूम करने के लिए इसने एक स्टेप दिया है, इस स्टेप को फॉलो करेंगे हम। एज्यूम मेजर्स ऑफ एंगल एज a, a प्लस डी, a प्लस 2d, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। ठीक है ना, अब इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि जो सबसे स्मॉलेस्ट एंगल है वो 5 टाइम्स ऑफ कॉमन डिफरेंस है, यानी डी जो है उसका 5 टाइम्स जो है वो फर्स्ट ए है, ए जो है स्मॉलेस्ट एंगल होगा सबसे, तो ए कितना है ए जो है वो किसके बराबर है 5d के बराबर है, यहाँ पे एंगल ऑफ 5 टाइम्स ऑफ कॉमन डिफरेंस। ठीक है ना, तो 5 टाइम ऑफ कॉमन डिफरेंस, जो स्मॉलेस्ट एंगल, स्मॉलेस्ट क्या होता है जो पहला होता है वो स्मॉलेस्ट होता है, फिर बढ़ता जाएगा, क्योंकि हमारा ये बोल रहा है ए है तो दूसरा क्या है a प्लस डी, फिर तीसरा क्या है a प्लस 2d, यानी कि बढ़ता जा रहा है, तो हमारे स्मॉलेस्ट क्या हो गया ए, तो ए हम मान लेते हैं। यहाँ पे हमको गिवन क्या है स्मॉलेस्ट एंगल इज 5 टाइम्स ऑफ कॉमन डिफरेंस, तो हमारे गिवन क्या है ए इक्वल्स टू 5d, तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन गिवन है क्वेश्चन से। एंगल जो है हमारे क्वेश्चन में दिया गया है a प्लस डी प्लस a प्लस 2d, तो हमने लिख लिया एंगल एक a है, फिर दूसरा a प्लस डी है, तो तीसरा a प्लस 2d है। हम जानते हैं कि तीनों एंगल्स का सम जो है 180 डिग्री होता है, तो मैंने लिखा a, ठीक है, फिर ये वाला a प्लस में a प्लस डी, a प्लस डी प्लस में a प्लस 2d, a प्लस 2d इक्वल्स टू 180। ठीक है, अब मुझे पता है कि a कितनी बार है, यहाँ पे देख लीजिए, तो a है हमारे पास में आपके पास में देखिए। अच्छा, ए की जगह क्या मैं ए को ना सॉल्व करके मैं एक सिंपल सा कर दूं कि ए की जगह जो है ये 5d रख दूं, तो सारी टर्म्स डी में आ जाएंगी। तो देखिए इस ए की जगह 5d रखा, दूसरे ए की जगह 5d रखा, फिर ये डी एज इट इज उतारा,
फिर ए की जगह 5d रखा, फिर 2d एज इट इज होगा। अब सारे डी हो गए, तो हम टोटल 5 5 10 11 16 और 2 18, 18d हो गए। 18d इक्वल्स टू 180, तो d इक्वल्स टू 180 अपॉन में 18, देन d इक्वल्स टू 18 से 8 कट जाएगा 10 टाइम्स में, तो d इक्वल्स टू 10 जो है आंसर आया हमारे पास। ये क्या, d की वैल्यू, कॉमन डिफरेंस हमारा निकल गया। ये क्या है हमारा, यहाँ पर आप अगर हम बात करें तो ये हो गया हमारे पास कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस तो आ गया। अब हमारे पास सीधा सीधा इस कॉमन डिफरेंस को इसमें अगर हम रखते हैं, तो इसमें रखने से हमारे को क्या मिल जाएगा, ए की वैल्यू निकल जाएगी। तो ए इक्वल्स टू कॉमन 5 इंटू डी कितना आया हमारे पास 10, 10 रखा, तो हमारे पास कितना होगा 5 इंटू 10 50, यानी फर्स्ट एंगल क्या हो गया 50। दूसरा एंगल क्या होता है ए प्लस डी, यानी कि ए कितना आया 50 प्लस में डी कितना था 10, कॉमा थर्ड एंगल क्या हो जाएगा, ए कितना था 50 प्लस में 2d 2 इंटू 10, तो 50 एंड ये दूसरा 60, और ये हो जाएगा 20 प्लस 70। ठीक है ना, तो यहाँ पर 50 60 70 जो है ये हमारे एंगल आ जाएंगे। देखिए ए 5d के बराबर था, तो 5 इंटू डी की जगह डी की वैल्यू हमने निकाल ली ना, इस डी की वैल्यू को रख रहे हैं, तो इस डी की वैल्यू को रखा, तो हमारे पास पहला एंगल 50 आया। फिर ए प्लस डी रखा, तो ए प्लस डी में फिर से हमने वैल्यू डी की रखी, तो हमारे पास जो आंसर हो गया 60, और फिर हमने वैल्यू जो है 2d पे रखी, तो हमारे पास आ गया 70। तो मेजर्स ऑफ एंगल आर 50 60 एंड 70। So this is the solution of your paper algebra, and we will discuss your next paper in another video। और हमने साइंस 1 एंड साइंस 2 दोनों के जो पेपर है कंबाइंड सॉल्व करवा दिए, उनको आप चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, अभी भी आपके सामने प्लेलिस्ट में ये सामने वीडियो आ रही है, इसको भी टच करके देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।